हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें छठा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले 5 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। दोस्तों, शर्त यही है, हमारे साथ में आपको रोजाना चलना है और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है मॉडल पेपर। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम के चैनल के साथ में भी जरूर जुड़ें। और हमारी दोस्तों एक वेबसाइट है dsresult.com, इस नाम से दोस्तों एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपको नई नई भर्तियों से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों देखिए, ये सिलेबस है अपना। भाग ए, भाग ब और भाग स। भाग ए के अंदर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न रीजनिंग के, 20 प्रश्न गणित के और 20 प्रश्न कंप्यूटर के। ठीक है, बाकी 45 प्रश्न भाग ब से संबंधित पूछे जाएंगे। भाग ब से में राजस्थान ज्ञान, सामान्य विज्ञान, महिला एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित टोटल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग स के अंदर राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजस्थान पॉलिटी और आर्थिक समीक्षा से संबंधित है दोस्तों 45 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 150 प्रश्नों का ये पेपर है वो रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों अपन भाग स के 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 1 से 45 तक। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, ऐसा किसने कहा था, ये कथन किसका है वो अपने को बताना है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यानी कि दोस्तों मेवाड़ के शासक को कभी बल से अधीन नहीं कर पाए थे मुगल बादशाह, तो आपसी समझौते के तहत ही अधीन किया था। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों सर टॉमस रो। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों एक ब्रिटिश राजदूत था और ये जहांगीर के काल में दोस्तों भारत आया था 1616 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोठारी नदी के किनारे दोस्तों ये अवस्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहां पर है? भीलवाड़ा। भागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ है। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। विग्रहराज ने दोस्तों हरिकेली नाटक भी लिखा था और दोस्तों इनको कवि बांधव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? बताइए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह। ये इसको नरेंद्र मंडल बोलते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो दोस्तों बताइए, प्रथम शहीद है वो किसे किसे माना जाता है 1857 की क्रांति का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमरचंद बांटिया को। अमरचंद बांटिया को दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद है वो माना जाता है। इन्हें फांसी की सजा है वो दी गई थी और ये ग्वालियर रियासत के दोस्तों खजांची थे, यानी कि कैशियर थे। यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें
यह आंदोलन 1857 में प्रारंभ हुआ था, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 1897 में प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, और ये 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक। ठीक है, आगे देखिए, इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसका जो पहला चरण था, ठीक है, पहले चरण का नेतृत्व है दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था। दूसरे चरण का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, देखिए दूसरा तो अपना कथन इसमें सही हो ही जाएगा। तीसरा देखिए, राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार नहीं थे दोस्तों ये। ठीक है, ये अपना इसमें ये गलत हो जाएगा। बिजोलिया के दोस्तों जो राव थे वो सवाई राव कृष्ण सिंह थे। ठीक है, कृष्ण सिंह, उन्होंने दोस्तों 84 प्रकार की लाग बाग करे हैं वो लगा दी गई थी। तो ये अपना इसमें तीसरा भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे, 64 नहीं 84 कर लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ बी नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है। और दोस्तों ये जो बिजोलिया की जागीर है, ये राणा सांगा ने दोस्तों अशोक परमार को ये जागीर दी थी, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों 1938 में किसने की थी? तो दोस्तों कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी, कृष्णदत्त पालीवाल ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन दोस्तों कब हुआ? मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल हुई थी, ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना के प्रसिद्ध कवि, राजपुताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? बताइए कौन थे वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर केसरी सिंह बारट, ठाकुर केसरी सिंह बारट। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठाकुर केसरी सिंह बारट। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था? तो दोस्तों ये जयगढ़ में था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जयबान तोप नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये एक विशाल तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो मानी जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली में है दोस्तों इनकी प्रधान पीठ। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है ये? तो ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है ये त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार का है? बताइए, कोटा तथा बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य कौन से प्रकार का है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें टाई एवं डाई, टाई एवं डाई। राजस्थान के कोटा एवं बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य टाई एवं डाई प्रकार का है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बनी ठनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बनी ठनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी लोक चित्रकला के उदाहरण दोस्तों फड़ है, पथवारी है और सांझी है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये बनी ठनी है, ये मारवाड़ स्कूल की किशनगढ़ शैली के चित्र हैं दोस्तों, ये बनी ठनी। ठीक है, और निहाल चंद द्वारा ये चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, ये भारतीय लघु चित्रकला का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है जड़ूला। जड़ूला है ये संस्कार जन्म से संबंधित है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? ये गाया गया था दोस्तों मांगी बाई के द्वारा। किसके द्वारा गाया गया था दोस्तों? मांगी बाई के द्वारा सर्वप्रथम ये गाया गया था। और ये कहाँ की थी? उदयपुर की थी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मांड गायकी अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप अल्लाह जिलाबाई मत कर देना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य या क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य या क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बम नृत्य भरतपुर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गींदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र है वो इसमें गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। मेवाड़ होना चाहिए था यहाँ पे, मेवाड़ या अगर होता बाड़मेर तो बाड़मेर भी हो जाता सही, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो गणगौर। दोस्तों गणगौर त्योहार पर ये घूमर नृत्य का आयोजन है वो होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, हमसीडो क्या है? तो दोस्तों हमसीडो क्या है बताइए। दोस्तों भील स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला लोकगीत हमसीडो कहलाता है। भील स्त्रियों व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाने वाला लोकगीत हमसीडो कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। बताइए, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोले जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित है भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। कब किया था? तो दोस्तों ये किया था 1912 में। 1912 में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1912 में। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महाराणा प्रताप, ठीक है दोस्तों। महाराणा प्रताप के पक्ष में अपनी डिंगल कविताएं लिखी थी दुर्सा आडा ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर 1070 किलोमीटर। राजस्थान के 5 जिले टच होते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, फड़ौदी और बीकानेर। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 41.5% भाग है वो क्या है? बालू का स्तूप मुक्त है, याद रखना। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी के दोस्तों रेत के टीलों से ढका हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। यहाँ पर देखिए बनास नदी का जो उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है वो दोस्तों कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, बिल्कुल सही है।
चंबल नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों महू से होता है। कहां से? महू से, बिल्कुल सही है। और काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है, बिल्कुल सही है। और माही नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पर बूंदी की पहाड़ियां हैं, वो गलत हो जाएगा। दोस्तों माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहंद झील से दोस्तों इसका उद्गम होता है। यहाँ पर ये बूंदी की पहाड़ियां हैं वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को सीसारमा व बूजड़ा नदियां जलापूर्ति करती है? किस झील को सीसारमा व बूजड़ा नदियां जलापूर्ति करती है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए पिछोला झील। पिछोला झील इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सीसारमा व बूजड़ा नदियां पिछोला झील को जलापूर्ति करती है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो दोस्तों ये कौन से महासागर से आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हिंद महासागर से आती है दोस्तों। कहां से? हिंद महासागर से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना हिंद महासागर। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला है, बताइए लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों लाल दोमट मिट्टी को अपन लाल लोमी मिट्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में ये पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ऑप्शन में दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। इस मिट्टी के अंदर दोस्तों लोहा तत्व और पोटास के तत्वों की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम के लवणों की कमी होती है इसमें। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन सा है? तो वो है चूरू। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चूरू, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कोटा जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है? कोटा में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं दोस्तों किसको? कृषि को। दोस्तों कृषि को मानसून का जुआ है वो कहते हैं। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना द्वारा दाब छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है? यानी कि सीधा सा मैं बोलूं कि कौन सी सिंचाई परियोजना के द्वारा दोस्तों सिंचाई है वो फुहारा सिंचाई पद्धति है वो उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2019 की पशु गणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या है। तो दोस्तों राजस्थान की कुल पशु संख्या है वो कितनी है? तो 568 लाख है। 5.68 लाख भी बोल सकते हैं और 568 लाख भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की तिथि है? तो दोस्तों बताइए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है वो कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है? राजस्थान में प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादक जिला समूह है कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा ये ग्रेनाइट उत्पादक जिले हैं दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थापित किया गया है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में स्थापित किया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों 9 अगस्त 2002 को हुई थी। 9 अगस्त 2002 को हुई थी। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर है वो दोस्तों बाड़मेर जिले में थी। कितनी दोस्तों? 32.5। ठीक है। और सबसे कम कहाँ थी? गंगानगर में थी 10%। ठीक है। उसके बाद में झुंझुनू का नंबर आता है, और बाड़मेर के बाद में दोस्तों नंबर आता है जैसलमेर का, जिसमें 31.8% थी। ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? बताइए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने स्थित हैं राजस्थान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कितने? दोस्तों देखिए, चित्तौड़गढ़ किला 1, कुंभलगढ़ का 2, गागरोन का 3, आमेर का 4, जैसलमेर 5, रणथंभौर 6, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 7, जंतर मंतर और जयपुर शहर परकोटा 8। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 8 कर लेना, 8 है। ठीक है। 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, इसको राज्यपाल नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आरपीएससी आप मान लीजिए इसको। आरपीएससी के सदस्यों या आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल उसको हटा नहीं सकता, उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है? बताइए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, लोकसभा के अंदर 25 सीटें हैं, और 25 में से दोस्तों 4 सीटें गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली धौलपुर। ठीक है। इनके लिए दोस्तों 4 सीटें, और 3 सीटें हैं वो दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए है, एसटी के लिए। यानी कि एससी की 4 सीटें और एसटी की 3 सीटें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 और 3 कर लेना। ठीक है। ये 4 और 3। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 3 सीटें आरक्षित की गई है 25 में से। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक मिनट, राज्य विधानसभा का पूछा गया है। ठीक है। राज्य विधानसभा का, तो दोस्तों लोकसभा की तो मैंने आपको बता दिया, 4 सीटें तो अनुसूचित जाति की और 3 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति की। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में, तो दोस्तों राज्य विधानसभा के अंदर 34 सीटें हैं वो तो हैं अनुसूचित जाति के लिए, और दोस्तों 25 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आपको ये याद रखना है, 3 और 25, 4 और 34। तो 4 और 34 यहाँ पर दे रखा है ना, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य एवं केंद्रीय मंत्री परिषदों का आकार सीमित किया गया, कब लागू हुआ? दोस्तों ये आपने सुना होगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। दोस्तों ये अधिनियम था, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो मंत्री है वो 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। जैसे कि राजस्थान विधान सभा के अंदर 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 30 सदस्य से ज्यादा मंत्री है वो नहीं बन सकते। तो ये जो
लागू कब किया गया था? ये लागू किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 2004 को। 1 जनवरी 2004 को ये लागू किया गया था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितनी लोकसभा सांसद की सीटें हैं? तो दोस्तों कितनी है? 25। राज्यसभा की कितनी है? 10। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र है वो दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? भाई ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए जो आवश्यक है संख्या है वो संख्या क्या है? तो दोस्तों वो है बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ये गठित किया गया था दोस्तों कब? तो ये गठित किया गया था दोस्तों 11 मई 1999 को। 11 मई 1999 को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में दोस्तों इसको गठित है वो किया गया था। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन है वो देखिए भाग से संबंधित तो अपन ने 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों अपन है भाग ब से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय करंट अफेयर और दोस्तों राजस्थान सरकार की योजना, महिलाओं बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रश्न है, ये होंगे 45 प्रश्न। ठीक है, भाग ब के 45 प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? लोसोंग किस भारतीय राज्य का दोस्तों ये त्योहार है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य का त्योहार है दोस्तों, ये सिक्किम राज्य का ये त्योहार है लोसोंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सिक्किम राज्य की दोस्तों एक भूटिया जनजाति है, उसका ये पारंपरिक त्योहार है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। तो बताइए दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घवृत्ताकार। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से कहाँ एक सींग वाला राइनो पाया जाता है? एक सींग वाला राइनो यानी कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों भारत में। ठीक है, भारत में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ये केवल भारत में पाया जाता है। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए कौन सा? निम्न में से कौन सा एक तत्व है महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है महासागर तली की स्थलाकृति, ये रूपांतरित करता है दोस्तों। पवनों में मौसमी बदलाव ये भी करता है। तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति ये भी करता है। महासागर में ज्वारीय लहरें ये दोस्तों महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है ये। ठीक है, यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है? SLR तो दोस्तों ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जर्मनी में किस अधिनियम ने तानाशाही की स्थापना की? तो बताइए जर्मनी में कौन से अधिनियम ने
तानाशाही की स्थापना की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विशेषाधिकार अधिनियम। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के कौन से राज्य में हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया है, ये एक नृत्य शैली है और इसकी उत्पत्ति भारत के असम राज्य में हुई है। भारत के असम राज्य में हुई है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो दोस्तों ये किसके बीच चलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए किसके बीच चलती है? ये चलती है दोस्तों बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच में। बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच में चलती है ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये आपको इसमें याद रखना 2018 में शुरू की गई थी दोस्तों ये। नेक्स्ट आगे देखिए, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड, तो दोस्तों ये तांबा उत्खनन से संबंधित है दोस्तों। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है? कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में रामगढ़, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। पहला ही इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो रामगढ़ है ये दोस्तों कहाँ है? तो ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। कोयला क्षेत्र है ये रामगढ़, झारखंड में है। और यहाँ पे ओडिशा संबलपुर, ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। संबलपुर जो कोयला क्षेत्र है वो ओडिशा में है। और पश्चिम बंगाल बैतूल गलत हो जाएगा। बैतूल भी दोस्तों कहाँ है? ये एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। और दोस्तों ये सरगुजा, सरगुजा कहाँ है? तो दोस्तों सरगुजा है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये झारखंड है वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? बताइए राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति है। ये बताइए किसकी सलाह से कार्य करता है? तो ये मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों चालुक्यों की जो राजधानी है, ठीक है, वो थी दोस्तों कर्नाटक राज्य में एहोल। एहोल, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था शुरू में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया था वो दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। और दोस्तों देखिए इसमें दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक उपाध्यक्ष दोस्तों एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था और एक बनाया गया था वी.टी. कृष्णामाचारी को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान कौन था? वो था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन एक ग्रहीय पवन नहीं है? कौन एक ग्रहीय पवन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, दोस्तों ये तीनों पवने हैं, ये एक ग्रहीय पवन है। लेकिन यहाँ पे मानसूनी पवने हैं, ये दोस्तों ग्रहीय पवन है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? बताइए कितने विषम लक्षण है वो चुने थे मेंडल ने, ये बताइए। देखिए ये 10 प्रश्न है
वो अपन जनरल साइंस से संबंधित पढ़ेंगे, परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 7 विषम लक्षण है वो चुने थे। जैसे कि बीज पत्र का रंग, बीज चोल का रंग, बीज की आकृति, कच्ची फली का रंग, फली का रूप, पुष्पों की स्थिति, पादप की लंबाई, ऐसे करके 7 विषम लक्षण चुने थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 62 नंबर का प्रश्न है, मछली से प्राप्त क्रोड यकृत लीवर तेल निम्नलिखित में से किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों ये विटामिन डी का दोस्तों समृद्ध स्रोत है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होती है लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी चालक तार के प्रतिरोध आर और उसकी लंबाई एल पर निर्भरता निम्न के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बताइए कौन सा। यहाँ पर देखिए चालक का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए ये वाला होगा बी नंबर का ऑप्शन, 1/L² होगा इसमें, ठीक है, ये L² है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न, निम्न में से अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, बताइए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रियर व्यू दर्पण के रूप में, रियर व्यू दर्पण के रूप में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट के अंदर देखिए फेओन का प्रयोग दोस्तों किसके रूप में होता है? तो दोस्तों प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग होता है, प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और ट्रेट्रा एथिलेट का प्रयोग दोस्तों किसके रूप में होता है? तो ये अप स्फोटरोधी के रूप में इसका प्रयोग होता है। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग है वो दोस्तों कीटनाशी के रूप में होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग दोस्तों अग्निशामक के रूप में होता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? BADC इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, BADC। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए Mg3N2 प्लस 6H2 3MgOH2 प्लस 2NH3, ये दोस्तों ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो दोस्तों यहाँ पर है आयरन क्लोराइड लोहे को जिंक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जस्ता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। तो बताइए क्या उपयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बेकिंग सोडे का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? तो ये किया था मिलिकन ने किया था दोस्तों। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन ने किया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल ही में किस पद का प्रभार सौंपा गया था? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को हाल ही में किस पद का प्रभार सौंपा गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें उत्तरी कमान के GOC इन सी, ठीक है।
दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार है वो सौंपा गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, अब अपने करंट अफेयर के प्रश्न पढ़ रहे हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है दोस्तों किसको? तो ये प्रदान किया गया है कुंभकोणम पान का पत्ता को, कुंभकोणम पान का पत्ता को। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 73 नंबर का प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों भूषण रामकृष्ण गवई। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 11 अप्रैल को। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 11 अप्रैल। 75 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की फादर ऑनर, देखिए दोस्तों सिटी की ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों लिस्बन। क्या हो जाएगा? लिस्बन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 76 नंबर का प्रश्न है, मोबाइल मेडिकल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोबाइल मेडिकल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों राजस्थान के उन दूर दराज क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए टेबलेट वितरण योजना के अंतर्गत, टेबलेट वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में किन कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को टेबलेट प्रदान किए गए? मेधावी छात्रों को टेबलेट प्रदान किए गए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 8वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षा, 8वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान में किस आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान में किस आयु वर्ग की महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है 40 वर्ष से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम आयु वर्ग की विधवाओं को, सॉरी 10 वर्ष से 45 वर्ष, 10 वर्ष से 45 वर्ष कालीबाई भील उड़ान योजना, ठीक है, 10 वर्ष से 45 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 75 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को प्रति माह कितनी पेंशन प्रदान की जाती है? तो बताइए कितनी पेंशन प्रदान की जाती है? तो इसमें 1500 रुपए की पेंशन है वो प्रदान की जाती है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुर्घटना योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों वो है 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन महिला एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, भाग ब में। देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून महिलाओं के खिलाफ अश्लील अपराधों को विशेष रूप से संबोधित करता है? तो कौन सा कानून करता है? तो वो करता है दोस्तों भारतीय दंड संहिता धारा 292 और 293। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत कौन सा माध्यम शामिल नहीं है? बताइए कौन सा माध्यम है वो शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वैज्ञानिक प्रकाशन। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक
प्रकाशन है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रकाशन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें निम्नलिखित में से कौन गर्भपात कराने की अनुमति प्राप्त कर सकता है? कौन गर्भपात कराने की अनुमति प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें केवल विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, नाबालिग लड़कियां अभिभावक की सहमति के साथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कराने की अनुमति है। आगे देखिए, अधिनियम के तहत डायन शिकार के शिकार लोगों में से अधिकांश कौन होते हैं? तो दोस्तों अधिकांश कौन होते हैं? तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से महिलाएं और विशेष रूप से दोस्तों विधवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महिलाएं। आगे देखिए, आईटीपीए की धारा 3 के तहत किस गतिविधि को दंडनीय माना गया है? किस गतिविधि को दोस्तों दंडनीय माना गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों वेश्यालय का संचालन या रख रखाव। ठीक है, ये दंडनीय माना गया है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, पहली बार अपराध के लिए दोस्तों 1 से 3 साल का कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना की सजा का प्रावधान है। और दूसरी बार जब वापस जुर्म कर रहे हो आप तो 2 से 5 साल की कारावास और 2,000 रुपए तक का जुर्माना है वो हो सकता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम के तहत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के उपयोग की सजा क्या है? पोस्को अधिनियम के तहत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के उपयोग की सजा क्या है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दहेज निषेध अधिनियम के तहत कौन सी धारा दहेज की मांग को दंडित करती है? दहेज निषेध अधिनियम के तहत कौन सी धारा दहेज की मांग को दंडित करती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 4। धारा 4 ये विशेष रूप से दहेज की मांग करने या उसका विज्ञापन करने को दंडित करती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत अपराधों की प्रवृत्ति क्या है? पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत अपराधों की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों अपराधों की जो प्रकृति है ये कैसी है? तो ये गैर जमानती और संज्ञेय है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती के गौरवानयन की सजा क्या है? सती के गौरवानयन की सजा क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम सजा क्या है? तो बताइए अधिकतम सजा क्या है? तो इसमें उल्लंघन करने पर दोस्तों 2 वर्ष की सजा यानी कि 2 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने भाग ब और भाग से संबंधित अपन ने 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन दोस्तों भाग ए के अंदर कंप्यूटर के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न और गणित से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, भाग 3 के अंदर सबसे पहले अपन कंप्यूटर के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 91 से 110 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? एमएस वर्ड में दोस्तों गटर है वो किससे संबंधित है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये जो गटर है ये मार्जिन से संबंधित है। ठीक है, गटर मार्जिन नाम तो सुना ही होगा। तो ये मार्जिन से संबंधित है दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है दोस्तों बुकमार्क से संबंधित है। ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बुकमार्क से संबंधित है। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है। आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जहां
जहां दोस्तों द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी के मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाइट। क्या है? बाइट है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? लघुत्तम डाटा यूनिट तो दोस्तों वो है इसमें निबल। ठीक है, क्या है? निबल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाइट बराबर 2 निबल होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 4 बिट बराबर 1 निबल। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, रैम कहां पर स्थित होती है? रैम कहां पर स्थित होती है बताइए। तो दोस्तों रैम है ये मदरबोर्ड में स्थित होती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, मदरबोर्ड में। आगे देखिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 97 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल में प्रथम एवं अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? एमएस एक्सेल में प्रथम एवं अंतिम कॉलम का नाम होगा, तो दोस्तों बताइए क्या होगा? तो प्रथम कॉलम का नाम तो होगा दोस्तों ए, और अंतिम कॉलम का नाम होगा एक्स एफ डी। ठीक है, एक्स एफ डी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ 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 प्रोसेसिंग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बताइए क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस है ये दोस्तों सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी तो दोस्तों देखिए इनपुट और आउटपुट यूनिट है इसे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दोस्तों लिनक्स है। क्या है? लिनक्स। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है? दोस्तों स्लाइड चलाने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस, सॉरी कंट्रोल का नहीं, सिर्फ F5 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, F5 का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइड शो का शुरू करता है वो है F5। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण यानी कि डाटा स्टोरेज उपलब्ध रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रहण उपलब्ध था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? वो है EDSAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये डाटा स्टोरेज है। आगे देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? दोस्तों बताइए किसने किया? तो ये JS किल्बी ने किया था दोस्तों, JS किल्बी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, IC चिप। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। देखिए टोनर है, कार्टिज है, स्पूलर है, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लैट पैनल। ठीक है, ये व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ये डिस्प्ले से संबंधित है दोस्तों। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? तो दोस्तों ये मापी जाती है किससे? तो ये डॉट प्रति इंच से। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बिट संकेतों 0 और 1 में कौन परिवर्तित करता है? मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बिट संकेतों 0 और 1 में कौन परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनपुट डिवाइस। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? बताइए कौन सा एक हार्ड कॉपी डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, यदि आप बिना सिग्नल डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे। यदि आप बिना सिग्नल डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो प्रयोग करेंगे। तो बताइए तो किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों रिपीटर का प्रयोग करेंगे। किसका? रिपीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रिपीटर। आगे देखिए विश्व की प्रथम फ्री ईमेल सेवा कब और किसके द्वारा शुरू की गई? दोस्तों ये फ्री ईमेल सेवा है, ये दोस्तों 1996 में सबीर भाटिया के द्वारा शुरू की गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए वायर्ड एनक्वायलेंट प्राइवेसी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन है वो रीजनिंग से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 20 प्रश्न है वो भाग ए के अंदर पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न कंप्यूटर के, 20 प्रश्न रीजनिंग के और 20 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित पूछे जाएंगे मित्रों। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 111 नंबर का प्रश्न है वो इसमें देखिए, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये रहा। अब दोस्तों देखिए 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 15 और 6 कितने होते हैं? 21 और 21 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर लिख दिया। 10 और 7 कितने होते हैं? 17, 17 का स्क्वायर यहाँ पे 289 लिख दिया। और 12 और 13 कितने होते हैं? 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 625। तो यहाँ पर क्या आएगा? 625। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर शब्द से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है? तो कौन सा शब्द एक शब्द बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें एक शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों FACE, ये वाला शब्द है वो दोस्तों इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए एक आयताकार होल को साफ कर रहा है। ठीक है, एक आयताकार होल को है वो दोस्तों साफ कर रहा है। ठीक है, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में है, जिसका प्रवेश द्वार है वो दोस्तों पूर्व में है। कमरे में प्रवेश करने के बाद ए अपनी बाईं ओर सफाई प्रारंभ करता है, यानी कि बाईं ओर सफाई प्रारंभ करता है इस तरफ। ठीक है, एक स्ट्रोक पर ए झाड़ू के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब झाड़ू कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है? तो बताइए कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है? तो इसका देखिए आयताकार होल में बाईं ओर झाड़ू के साथ 180 डिग्री का अपन कोण घुमाएंगे तो दोस्तों झाड़ू है वो उत्तर डिग्री की तरफ है, वो इसका उन्मुख हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 3 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 3 के विपरीत क्या आएगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये रहा कॉमन।
अब दोस्तों इसको क्लॉकवाइज है वो घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखिए कॉमन इधर भी है और देखिए ये इसमें कॉमन है, जैसे कि ये और ये दूसरी और तीसरी के अंदर देखिए यहाँ पर ये कॉमन है। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अपन दो दो ऊपर ले लिए, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको 6, फिर क्लॉकवाइज घुमाया तो फिर 4, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो 3, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो 1, यानी कि दोस्तों 6 के सामने 3, 1 के सामने 4 और इसके सामने क्या आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत दोस्तों 6, क्या पूछा है, सही पूछा है 3 के विपरीत। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाग और माइनस तथा अंक 3 और 2 को आपस में बदल कर निम्नलिखित गणितीय समीकरण को हल कीजिए। हल करना है दोस्तों, यहाँ पे 5 + 9 × 3 भाग 2 -1 दे रखा है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसमें अपन 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 लिखेंगे और भाग और माइनस को आपस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 + 9 × 2, ठीक है, 3 की जगह 2 आ गया, 3 की जगह 2 आ गया। अब भाग को दोस्तों किस में चेंज करेंगे, माइनस में, तो यहाँ पे -3, 2 की जगह 3 आ गया। अब माइनस की जगह भाग का निशान आ जाएगा और ये 1, बस इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले भाग देंगे, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 1 का भाग दिया तो दोस्तों 3 आ गया। अब गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 माइनस और 5 + 18 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, 23 में से 3 गए तो क्या आएगा 20। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये कथन दे रखा है दोस्तों और अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष है वो सही है। देखिए, एक चैन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी, जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी। दोस्तों अब देखिए, इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, सबसे कमजोर कड़ी की मजबूत ही निर्धारित करती है कि चैन कितनी मजबूत है। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये निष्कर्ष है दूसरा नंबर का, ये बिल्कुल सही है। 117 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और कार्यवाही दे रखी है दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सी कार्यवाही है वो सही है। यहाँ पर देखिए इसमें कथन देखिए, यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है, तथापि पाठ्य पुस्तकें पुरानी है। अब कार्यवाही में देखिए, कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, उद्योग में मौजूदा प्रचलनों को अद्यतन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है, दोनों ही सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रानी प्रीति नामक लड़की की माँ है, रानी है ये प्रीति नामक लड़की की माँ है। ठीक है, ऐश्वर्या काजोल नामक लड़की की मौसी है, ऐश्वर्या दोस्तों काजोल नामक लड़की की मौसी है। ठीक है, प्रियंका के केवल 2 बच्चे रानी और ऐश्वर्या है, तो दोस्तों प्रियंका के 2 बच्चे हैं, तो ये प्रियंका इन सब की वो हो जाएगी। ठीक है, प्रियंका इनकी सब की वो हो जाएगी। ठीक है, कौन, दादी। प्रियंका के 2 बच्चे हैं, यानी कि 2 बेटी है, रानी और ऐश्वर्या। ठीक है, अब आगे देखिए, सीमा ऐश्वर्या की बेटी है, सीमा है वो ऐश्वर्या की क्या है, बेटी है। तो काजोल का प्रीति से क्या संबंध है, काजोल का दोस्तों प्रीति से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये क्या हो गई, ये काजोल का प्रीति से संबंधित, दोस्तों ये तो इसकी बहन ही हो गई, क्या हो गई, बहन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बहन। अब देखिए यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, ये दोस्तों एक गोल मेज के ऊपर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, गोल मेज के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, 5 व्यक्ति हैं।
एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं दोस्तों। एक, दो, यानी कि दो दो चार और एक ये पांच। ठीक है, ये पांच व्यक्ति हो गए साहब। अब देखिए यहाँ पे वे दाएं से बाएं BAEDC के क्रम में बैठे हैं। बाएं से दाएं, ठीक है, के क्रम में ये बैठे हैं। ठीक है, कुछ समय बाद B के स्थान पर, ओ हो, देखिए यहाँ पे अब इसको पूरा को घुमाना पड़ेगा। दो डायग्राम बनेंगे दोस्तों इसमें, एक, दो और ये। ठीक है, अब ये पहले क्रम में बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पर B, फिर ये A, फिर ये E, फिर ये D और ये फिर C। अभी फिलहाल ये इस क्रम में बैठे हैं। ठीक है, अब कुछ समय बाद E B के स्थान पर आ जाता है। E है वो B के स्थान पर आ जाता है और A D के साथ अपना स्थान है वो परिवर्तित बदल लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए भाई, स्थान बदल लेते हैं तो E है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। E है वो दोस्तों ऊपर चला जाएगा और E के जस्ट पास में दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे B, फिर आ जाएगा इसमें A और फिर C का तो स्थान ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए A D के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। अब D कहाँ पर बैठा है? D है वो कहाँ पर बैठा है? तो ये E और B के बीच में बैठा है। E और B के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। E और B के बीच बैठा है। 120 नंबर प्रश्न है, एक विशेष कोड भाषा में नेशन को 72 लिखा जाता है, नेचर को 78 लिखा जाता है, पैक्ट को क्या लिखा जाएगा? जो जितने नंबर पे है उन सभी को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए। P है वो 16 नंबर पे है, A है वो 1 नंबर पे है, C है वो 3 नंबर पे है, K है वो दोस्तों 11 नंबर पे है, E है वो 5 नंबर पे है, D है वो 4 नंबर पे है। तो यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए दोस्तों। 3 और 1 4, 4 और 16 कितने होते हैं? 20, 20 और 11 कितने होते हैं? 31, 31 और 4 35 और 4 35 और 5 40। ठीक है, अब 40 में से 1 घटा दीजिए, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें भी ऊपर वालों में भी घटाया गया है। C नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, समय 3 से लेकर 4 घंटे तक, यानी कि समय 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां आपस में कब मिलेगी? तो आपस में कब मिलेगी? तो दोस्तों सूत्र होता है 11/2 मिनट माइनस 30h। बस ये यहाँ पर इसको सोल्व कर लीजिए। ये सूत्र है, इसमें m की जगह क्या लिख दीजिए? m की जगह तो दोस्तों अपने को यहाँ पे दे नहीं रखी। ठीक है, मिनट की दे ही नहीं रखी, घंटे दे रखे हैं यहाँ पे, तो 30 × 3 हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3:16 से ही 4/11 मिनट। तो यहाँ पर इसमें C नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। असंगत को दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं असंगत इसमें हो जाएगा, देखिए PRT। तो इसके अंदर देखिए सभी के अंदर है वो 2-2 का गैप चल रहा है। ठीक है, 2-2 का गैप चल रहा है। BDF इसके अंदर भी 2 का है। STU VW, ठीक है, इसमें भी 2 का है। यहाँ पे MN देखिए यहाँ पे गैप नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इसमें D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दे रखा है। देखिए बताना है कि कौन सा कथन है वो कारण है या कथन एक प्रभाव है। यहाँ पर देखिए कथन देखिए, पिछले सप्ताहांत अधिकांश लोगों ने धार्मिक स्थलों के सैर किए। सप्ताह के अन्य दिनों में कुछ ही लोगों ने धार्मिक स्थलों की सैर की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ही घटनाएं साथ साथ चलती है और दोनों को एक उभयनिष्ठ कारण है, यानी कि दोस्तों सप्तांश में अवकाश रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें देखिए यदि दोनों कथन एक और दो उभयनिष्ठ है, कारण के प्रभाव है, तो यहाँ पर इसमें E नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वे नारे इनको निरूपित करता है? माता, पिता, महिला। भाई माता है वो महिला ही होगी। ठीक है, ये माता है,
ये क्या हो जाएगी दोस्तों, महिला ही होगी, और ये पिता अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखिए डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 2, 3, 4, 5। अब आगे तो दोस्तों अपने को कहाँ जाएंगे, इधर आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, 2 8, 2 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। फिर आएगा दोस्तों इधर 12। ठीक है, इसमें देखिए 8 और 3 11, 3 14 और 3 17। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, कथन और धारणाएं दे रखी है, बताना है कि कौन सा सही है इसमें। कथन देखिए दोस्तों, एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धारणाएं देखिए, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत है। इसमें केवल धारणा एक ही निहित है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल धारणा एक निहित है। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो दोस्तों देखिए, इसको दोस्तों दर्पण है वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर है दर्पण, दर्पण। तो दोस्तों इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो दायां हिस्सा है वो बाएं हिस्से में, और बाएं हिस्सा दाएं हिस्से में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये सही से टाइप नहीं हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, या आप करना चाहे तो कर सकते हैं। 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और तर्क दे रखे हैं यहाँ पे। कथन देखिए, कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है, कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है। तर्क देखिए, हाँ चूंकि अधिकांश कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है, नहीं कंप्यूटर बाधा है। तो दोस्तों यहाँ पर है इसमें केवल एक ही है, वो क्या है, तर्क सशक्त है, बाकी दूसरा तो इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल तर्क एक पुष्ट है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न में से दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। 112, 56, 14। ठीक है, इसी प्रकार का कौन सा ऑप्शन है वो अपने को बताना है। तो देखिए 112 का आधा कितना होता है, 112 का दोस्तों आधा है वो कितना होता है, 56। ठीक है, और 56 का 56 में 4 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया, 14। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 224 है, 224 का आधा कितना होता है दोस्तों, 112, और 112 में अगर अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, 28, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखिए इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दे रखे हैं दोस्तों। देखिए सभी हाथी बिल्लियों के समान है। ठीक है, डायग्राम बनाने पड़ेंगे दोस्तों। कुछ हाथी बिल्लियों के समान नहीं है, कुछ हाथी बिल्लियों के समान है, थोड़े से हाथी भी बिल्लियों के समान है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित कथनों में से दो इस प्रकार संबंधित है कि एक दूसरे का खंडन करते हैं, वे कथन है। तो दोस्तों इसमें कथन ए और कथन बी एक दूसरे का खंडन करते हैं। ठीक है, सभी हाथी बिल्लियों के समान है, कुछ हाथी बिल्लियों के समान नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो गणित से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। इस गुथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2.5 बना दिया। जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई, जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई। तो दोस्तों देखिए गुथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात, तो दोस्तों यहाँ पर है चीनी और आटे का अनुपात कितना है,
दोस्तों ये 2:7, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस गुथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2.5 नहीं है इसको दोस्तों 2:5 बना दिया होगा। ये सही से थोड़ा सा क्या हुआ, टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, इसके अनुपात को दोस्तों चीनी मिलाकर अनुपात को 2:5, हाँ 2:5 ही कर लेना दोस्तों, इसको 2:5 है वो बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई 2:5 बना दिया है इसको, तो चीनी कितनी मिलाई उसने, तो ये 7 किलो है और ये 2 किलो है। अब इसको 5 करने के लिए दोस्तों इसमें चीनी कितनी मिलाई 2.5, तो सीधा सा है, सॉरी 2:5। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन के अनुसार निकाल लीजिए। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अगर इसमें 800 ग्राम चीनी मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलो 800 ग्राम, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों इसमें कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2:5 बना दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आप काटोगे तो यहाँ पे 2:5 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 800 ग्राम। 800 ग्राम और चीनी मिलाई दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप XYZ द्वारा भरा जाता है। यदि YZ से 3 गुना तेज और YX से 2 गुना तेज है तो पाइप X द्वारा टैंक को भरने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता होगी, तो बताइए कितने घंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए X व Y की दक्षता का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 1:2, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें Y व Z की दक्षता का जो अनुपात है वो है दोस्तों 1:3, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए XYZ की दक्षता का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 1:2:6। तो दोस्तों यहाँ पर टैंक की कुल मात्रा हो जाएगी, टैंक की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए 6 इंटू 1 + 2 + 6, तो यानी कि कितनी हो जाएगी 3 और 6 9। तो दोस्तों 6 इंटू 9 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 54 घंटे। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 वर्ष पहले राम की आयु उसकी माँ की आयु के आधे से 5 वर्ष अधिक थी। आज से 5 वर्ष बाद राम की आयु राम की माँ की आयु राम की आयु की 1.5 गुनी होगी। राम की वर्तमान आयु कितनी है, राम की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों। अब देखिए राम की आयु और उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु और राम की आयु, ठीक है। अब देखिए 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले उनकी माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। उनकी माँ की आयु से माँ की आयु के आधे से 5 वर्ष अधिक थी। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 वर्ष पूर्व राम की माँ की आयु मान लीजिए दोस्तों x है, ठीक है। तो राम की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, x/2 + 5, ठीक है। तो दोस्तों आज से 5 वर्ष बाद राम की माँ की आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी x + 15, ठीक है, x + 15। तो दोस्तों राम की आयु क्या हो जाएगी, तो दोस्तों राम की आयु हो जाएगी इसमें x/2 + 5 + 15, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों x + 15 बराबर दोस्तों 3/2 x/2 + 20, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा इसके 45, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, रामू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से अपने कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर की चाल से लौटता है। यदि उसे जाने और आने में
कुल 5 घंटे का समय लगता है तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों माना कि दोस्तों घर और कॉलेज की दूरी है वो दोस्तों x किलोमीटर है। कितनी है? x किलोमीटर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें भाई, x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर, सॉरी 5 घंटे। कितने हो जाएंगे? 5 घंटे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें एलसीएम निकल आएगा कितना? 6। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3x भाई 2 का 6 का में भाग दिया तो कितनी बार गया? 3 बार। और 3 का 6 में कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पे 2x, तो 3x प्लस 2x बटे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो दोस्तों यहाँ पे 6 पंजे 30। तो दोस्तों सीधा सा है 30 में 5 का भाग दे लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आया। वो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आया वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसे पूरी यात्रा में 4 घंटे लगे। उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी है वो दोस्तों ज्ञात कीजिए। अब देखिए गया तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, और वापस आया वो दोस्तों 5 किलोमीटर की चाल से, और उसको टोटल जो समय लगा वो लगा दोस्तों इसमें 4 घंटे का। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, वही सेम टू सेम ऊपर वाला जैसे ही है, x प्लस 20 प्लस x बटे 5 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 4 घंटे। सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा ही, ठीक है। एलसीएम कितना निकलेगा? 20। तो यहाँ पे 20 में दोस्तों भाग दिया तो ये कितनी बार गया? ये एक बार x प्लस और ये 4x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? बराबर 4। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 20 चौके 80। 80 में दोस्तों क्या करोगे भाई? ये x प्लस 4x कितने हो गए? 5x हो गए। तो 80 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि ए बी से दोगुना कार्यकुशल है और दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों देखिए, माना ए किसी कार्य को करने में लगा समय लेगा तो वो लेगा x, ठीक है। वही ऊपर वाला जैसे मैंने कराया था वही है, सेम टू सेम। दोगुना कार्यकुशल है तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3/2x बराबर दोस्तों 1/20। तो यहाँ पर 2x बराबर 60 यानी कि 30 दिन आएगा इसका राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं की 70% से अधिक हो जाती है। 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए कि धन है वो अपने पास 100 रुपए। तो इसमें देखिए ऐसा ही है, वो निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 माना कि धन है वो 100 इंटू 7 है वो क्या है? समय है। दर है वो कितनी है? तो दोस्तों दर है वो देर नहीं रखी। तो दोस्तों यहाँ पर है बटे 100 और बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा? 70। तो दोस्तों यहाँ पे अब आर निकालनी है अपने को। तो 700 में दोस्तों कितना आ गया? 700, ठीक है। अब 700 में दोस्तों आप 70 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ गया 10। तो आर बराबर क्या आ गया? यानी कि दर कितने आ गए? 10। मूलधन कितना है दोस्तों? 8,000 और दर है वो 10% और समय है वो दोस्तों 3 वर्ष। तो बस निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं करना इसमें दोस्तों। वही चक्रवर्ती ब्याज वाला सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? 8,000 इंटू कितना दर है? 10% है ना।
तो कितना हो जाएगा 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 माइनस 8,000। बस इसको काट लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 2648। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 8 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई एक राशि दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों सीधा सा है मिश्रधन बटे मूलधन। तो मिश्रधन अगर 2 है तो मूलधन कितना है 1 है। ब्याज कितना हो गया दोस्तों अपना 1 हो गया। समय निकालना है, समय बराबर मूलधन समय बराबर ब्याज इंटू 100। तो यहाँ पर है दोस्तों ब्याज कितना है 1, मूलधन कितना है 100, सॉरी 1 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 1। और दोस्तों यहाँ पर दर कितनी है 8। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 100 में 8 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 12.5%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी की गणना करें। तो शहर की आबादी की गणना है वो करें। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा भाई 9 में से 7 घटा दीजिए तो 2% हो जाएगा। दोस्तों सीधा सा है, इनका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है वो जैसे निकाल लीजिए। जैसे कि 2,25,000 इंटू 102/100 इंटू 102/100। बस निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 2,34,090। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत या वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर वही हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि या कमी दे रखी हो तो दोस्तों अपन को क्या करना है भाई, इन दोनों को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 बटे 120 इंटू 100 कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 से 1/6% माइनस। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 141 नंबर प्रश्न है, 600 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितनी हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा। 500 का 20% 100 ही तो होता है, टोटल 600 रुपए हो गए। आगे देखिए, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों भाई 3 बटे अंतर कितने का होगा 3 का हो गया बटे 20 इंटू 100। तो ये 5 बार कट गया, 5 × 15। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 8 संख्याओं का औसत 44 है। 8 इंटू 44 कर लीजिए दोस्तों, 8 इंटू 44। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। तो y का मान है वो क्या होगा? तो y का मान है वो क्या होगा? तो 47 में से 44 घटा दीजिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ए बी सी का औसत वजन 55 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 52 केजी है, बी और सी का औसत वजन 48 केजी है, तो बी का वजन, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप इन सबको दोस्तों जैसे कि ए बी सी का औसत वजन है वो 55 केजी है तो 55 इंटू 3 कर लीजिए। ठीक है, ए और बी का औसत वजन है वो 52 केजी है तो यहाँ पे 52 इंटू 2 कर लीजिए। ठीक है, बी और सी का औसत वजन है वो 48 केजी है तो यहाँ पे 48 इंटू 2 कर लीजिए। तो कितना कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 165 केजी। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 104 केजी, ये हो जाएगा 96 केजी। तो यहाँ पे 104 और 96 को जोड़ दीजिए और 165 में से घटा दीजिए। ठीक है, जो भी आएगा वो आएगा दोस्तों कितना 35 केजी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 4:9 हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या होगी? ऑप्शन के अनुसार उठा के देख लीजिए, मूल संख्याएं है वो क्या होगी। तो यहाँ पर मूल संख्या है वो दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों मूल संख्याएं हो जाएगी 4 और 14, 4 और 14। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप 4 जोड़ के देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर लाल और हरे, यानी कि दोस्तों रेड और ग्रीन का है दोस्तों 5/11, और लाल और गुलाबी का है, रेड और पिंक का है दोस्तों कितना? तो यह है 15/7। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? तो हरे और गुलाबी, तो यानी कि दोस्तों ग्रीन और पिंक का निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर 11/5 इंटू 15/7, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 33/7। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 33:7। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजन करने पर शेषफल 20 देती है? इनका लेसन निकाल लीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसी कौन सी सबसे बड़ी 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर 20 देती है? तो सीधा सा है, 105 में से 9 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 96 है, और 164 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 144। इन दोनों का मैसअप निकाल लीजिए, मैसअप कितना आएगा? 48। तो वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 148 नंबर प्रश्न है, यदि 1/3.718 बराबर 0.2689 है तो 1/0.003718 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए। तो दोस्तों इसका जो मान ज्ञात करेंगे वो इसमें आ जाएगा 2689 आ जाएगा दोस्तों इसमें। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, पॉइंट हटाना है तो आपको ऊपर क्या 0 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 149 नंबर प्रश्न, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? बताइए कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो यहाँ पर 1, 4, 16, 64 और 256, यानी कि 5। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 0.0245 के प्रभार है को एक साधारण भिन्न के रूप में उनके सरल रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसको अपन लिखेंगे 27/1100। ठीक है, इसको अपन 27/1100 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं। मैथ में कुछ समस्या आई होगी आपको, और ये समस्या है वो अपन जल्दी ही है वो इसको सोल्व कर लेंगे। और आध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।